देखो ये वीडियो क्या है कि पर्टिकुलर किसी चैप्टर की नहीं है। और पर्टिकुलर अगर चैप्टर देखा जाए तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो नोट डाउन हमने की हैं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो जुगल कौटिल्य अकेडमी का जो पहला चैप्टर है, मान लो उसी से रिलेटेड है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, इस हिसाब से उसी से रिलेटेड है, समझो। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोल्डरिंग की बात करते हैं। सोल्डरिंग में क्या होता है, सोल्डरिंग में अगर लेड की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमारा उस शोल्डर का क्या हो जाएगा, गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब वो कठोर हो जाता है शोल्डर। ठीक है, अगर टिन की मात्रा हम बढ़ाते हैं तो गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। ये बात याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या चीज़, अगर शोल्डर में लेड की मात्रा बढ़ाते हो, अगर शोल्डर में शोल्डरिंग जो होता है उसमें अगर लेड की मात्रा बढ़ाते हो तो गलनांक बढ़ जाता है और वो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। अगर टिन की मात्रा बढ़ाते हो तो गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, हमारा नरम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो आवेश की मात्रक क्या होते हैं। आवेश का मात्रक एमकेएस और एसआई पद्धति में तो गुलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है एमकेएस और एसआई पद्धति में हमारा गुलाम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सीजीएस पद्धति में, अगर अब देखो अभी तक हम लोग गुलाम 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 रटते चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये सीजीएस पद्धति में पूछ ले कि सीजीएस पद्धति में, ठीक है, एमकेएस और एसआई पद्धति में तो गुलाम हो गया, अगर पूछ लेता सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो सीजीएस पद्धति में हमारा मात्रक होता है ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू। तो सीजीएस पद्धति में हमारा मात्रक क्या होता है, ईएसयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी ईएसयू। ईएसयू होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, अब देखो ईएसयू क्या होता है, तो एक गुलाम में कितने ईएसयू होते हैं, एक गुलाम में हमारे होते हैं 9 × 10⁹ ईएसयू होता है। कितना होता है, 9 × 10⁹ ईएसयू होता है। तो एक गुलाम में हमारा होता है 9 × 10⁹ ईएसयू होता है। ठीक है, एक गुलाम में कितना होता है, एक गुलाम में 9 × 10⁹ ईएसयू होता है। ठीक है, तो और एक ईएसयू में कितने गुलाम होते हैं, एक ईएसयू में कितने गुलाम होते हैं, मतलब ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा है एक गुलाम बराबर होता है 9 × 10⁹ ईएसयू। अब ईएसयू बताना है, एक ईएसयू, तो एक ईएसयू बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁹, ये अपाउंड में भेज देंगे, इसको बटे में भेज देंगे। तो ये एक ईएसयू बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁹। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3.33। क्या आ जाएगा, 3.33 × 10⁻⁻10। तो एक ईएसयू में कितने गुलाम होते हैं, ये दोनों पूछ सकता है। कभी कभी पूछ लेगा एक गुलाम में कितने ईएसयू होते हैं, एक गुलाम में कितने ईएसयू होते हैं। तो एक गुलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो एक गुलाम में होते हैं हमारे 9 × 10⁹ ईएसयू होते हैं। कितने होते हैं, 9 × 10⁹ ईएसयू होते हैं। ठीक है, और एक ईएसयू में कितने गुलाम होते हैं, तो 3.33 × 10⁻⁻10 गुलाम होते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फैराड, एक पढ़ते हैं फैराड और एक पढ़ते हैं फैराडे। एक तो पढ़ते हैं फैराड पढ़ते हैं, एक फैराडे पढ़ते हैं। इंग्लिश में देखो फैराड और फैराडे। तो इसमें आवेश का मात्रक कौन सा होता है, एक होता है फैराड होता है, एक फैराडे होता है। तो याद रखना, जो फैराडे होता है वो हमारा कैपेसिटर का मात्रक नहीं होता है, धारिता का मात्रक नहीं होता है। फैराडे जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ देखो मिल रही है इसमें। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा, अब जैसे फैराडे लिख के कभी आ जाएगा तो हम लोग उसका मात्रक किसका लगाना है, कैपेसिटर का ही लगा देंगे। लेकिन जो धारिता यानी कि कैपेसिटर होता है उसका मात्रक फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है, याद रखना। अगर फैराडे आ जाएगा लिख के, अगर फैराडे लिख के आ जाएगा तो उसका मात्रक हो जाएगा वो आवेश का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगर फैराडे लिख के आ जाएगा तो वो तुम्हारा मात्रक हो जाएगा आवेश का। ठीक है, अगर फैराडे लिख के आता है तो आवेश का मात्रक हो जाएगा। अगर धारिता का मात्रक लिख के आता है, ठीक है, तो फैराड होता है। तो फैराड हमारा क्या होता है, फैराड या फैराड, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो फैराड या फैराड बोलो तो धारिता का मात्रक होता है फैराड या फैराड। इंग्लिश में देखो फैराड बोलते हैं और हिंदी में फैराड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फैराडे लिखा हो तो वो किसका, आवेश का मात्रक होता है। जो फैराडे होता है वो आवेश का मात्रक होता है और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, अब देखो आवेश को किस में नापा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आवेश को किस में नापा जाता है। ठीक है, आवेश को किससे नापते हैं, जैसे कि मान लो एक मेजरमेंट यंत्र होता है,
एक मेजरमेंट यंत्र होता है, मतलब कौन किससे नापा जाएगा। जैसे कि धारा को अमीटर से नापते हैं, वोल्टेज को वोल्टमीटर से नापते हैं, उसी प्रकार से आवेश को किस में नापते हैं, आवेश को किससे नापा जाता है, तो आवेश को इलेक्ट्रोस्कोप से नापा जाता है। किससे नापा जाता है आवेश को, आवेश को इलेक्ट्रोस्कोप से नापा जाता है। ठीक है, तो आवेश को किससे नापा जाता है, आवेश को हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप से नापते हैं, यानी कि विद्युतदर्शी से नापते हैं। किससे नापते हैं, विद्युतदर्शी से नापा जाता है। तो आवेश को किससे नापा जाता है, आवेश को इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युतदर्शी से नापा जाता है आवेश को। ठीक, अब देखो तड़ित चालक क्या होता है, तड़ित चालक होता है। इसकी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तड़ित चालक की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे, ये हमारे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, मतलब कि इन्होंने समझो बिजली के बारे में बताया था, ऊपर जो बिजली कड़कती है बादलों में। तो इन्होंने क्या किया था, मतलब एक बार ये बैठे हुए थे तो बिजली कड़की और वो पेड़ के पास गिरी आके, क्योंकि जब ने देखा होगा कि जब भी बिजली वगैरह कड़कती है तो पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेड़ क्या होता है, चालक होता है, तो अधिकतर क्या होता है पेड़ों पे गिरती है बिजली। ठीक, तो उन्होंने देखा पेड़ पे गिरी है, 2-3 बार उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ पेड़ पे गिरी है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, जब पानी बरस रहा था तो उन्होंने मतलब पतंग उड़ाई। ठीक है, पानी पहले हल्का हल्का गिर रहा हो तो उन्होंने अपनी पतंग बढ़ा दी पहले ही, उसमें पतंग में क्या कर दिया, एक वायर लपेट दिया। ठीक है, इसके बाद अब पतंग क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा, वायर लिपटा हुआ है, अब ऊपर उड़ रहा तो बिजली चटकी, बिजली हमारी, और बिजली क्या होगी, पतंग पे आके टच हुई, तो उस तार के माध्यम से इनको बड़ा तेज़ से झटका लगा। ठीक है, 2-3 बार तो मरते मरते बचे हैं समझो। ठीक है, तो तब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, हाँ अच्छा ये जो बिजली है इसमें विद्युत है हमारी। ठीक है, तब तो बिजली क्या है, विद्युत है। तब उन्होंने रोकने का तरीका भी बताया। ठीक है, तो क्या तड़ित चालक, तो तड़ित चालक उसी को बोलते हैं। तुमने देखा होगा घरों वगैरह में जो ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर घरों वगैरह में क्या होता है, एक लंबी लंबी त्रिशूल टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, एक धातु लगा देते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी मंदिरों में देखा होगा, मंदिर में सबसे ऊपर चोटी, जो सबसे ऊपर चोटी होती है उसके ऊपर देखो एक लगा होता है औजार टाइप का, त्रिशूल टाइप का, इस टाइप का, तो वो किस लिए लगा था, वो इसलिए उसी को बोलते हैं तड़ित चालक। उसको क्या बोलते हैं, तड़ित चालक। तो ऊपर से जो बिजली करती है तो उसकी दिशा को चेंज करने के लिए होता है, मतलब कि उसके ऊपर त्रिशूल के ऊपर गिरे और तिरछा होकर कहाँ चली जाए, ज़मीन पे ग्राउंड हो जाए। ठीक है, इसलिए घरों में भी लगाते हैं इसमें। तो वही कह रहा कि तड़ित चालक की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। खोज नहीं पूछता है, ये नहीं पूछेगा तड़ित चालक की खोज किसने की थी। ठीक है, तो यही पूछता है कि ऊपर जो बिजली चमकती है उससे बचने के लिए अपने घरों में या फिर कारखानों में या फिर मंदिरों वगैरह में किसका यूज़ किया जाता है, तड़ित चालक के यूज़ किया जाता है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तड़ित चालक किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। किसका बना होता है, तड़ित चालक तांबे का बना होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा किसने खोजा था। ठीक, इसके वगैरह तड़ित चालक किसका बना होता है, ये तांबे का बना होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आकाश से गिरने वाली बिजली में अर्थिंग करने के लिए किया जाता है। वही बता रहे त्रिशूल टाइप कैसे पड़ा हुआ है, अब बिजली आई तिरछा है तो त्रिशूल क्या है, इधर से इधर भेज देगा, मतलब कि सीधा ज़मीन में बिजली जाके चली जाएगी तो ग्राउंड हो जाएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है, त्रिशूल होता है, इसके माध्यम से एक वायर होता है, उस वायर को क्या करते थे, ग्राउंड में कर देते हैं, उस वायर को ग्राउंड में अर्थिंग कर देते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारी क्या हो जाती है, जब ग्राउंड में अर्थिंग कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, सारा का सारा करंट हमारा अर्थ में चला जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ करना है कि इसका उपयोग आकाश से गिरने वाली बिजली में अर्थिंग करने के लिए यह भवनों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, वही बताया, भवनों के ऊपर त्रिशूल टाइप का लगा होता है। ठीक है, बहुत प्रकार के लगा होता है, कोई ज़रूरत नहीं त्रिशूल टाइप का ही लगाओ। ठीक, तो आकाश से बिजली गिरने का मुख्य स्वरूप ही क्या है, आवेशों का टकराना है। मतलब कि आकाश से जो बिजली गिरती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो आवेश ही टकराते हैं। जब जैसे हम लोग के हाथ होते हैं, जब आपस में रगड़ोगे तो हाथ गर्म हो जाते हैं, तो आवेश क्या हो, एक दूसरे से घर्षण कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। घर्षण के कारण ही हमारा क्या होगा, हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे बादल भी होते हैं। जैसे मान लो एक बादल ये हुआ, ठीक है, एक बादल ए नाम का है, एक बादल तुम्हारा आर नाम का है। ठीक है, अब ये दोनों बादल जा रहे हैं तो आपस में टक्कर हो गई। ठीक है, तो आपस में टक्कर हो गई तो क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। तो इसी चिंगारी को उत्पन्न होता है, ये किसके कारण होता है, आवेशों के कारण होता है। किसके कारण होता है, आवेश के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो चिंगारी उत्पन्न होती है किसके कारण होता है, आवेश के कारण होता है। ठीक है, आवेश के कारण होता है ये चिंगारी जो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बिजली, तो आकाश में बिजली गिरने का मुख्य कारण होता है आवेशों का टकराना है। तो ये आवेश आपस में टकराते हैं, यानी घर्षण होते हैं, तभी बिजली हमारी गिरती है। ठीक है,
जो कूलाम का नियम तुमने पढ़ा है, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर होता है K/Q1/r²। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है F बराबर होता है K/Q1/r² होता है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर K/Q1/r², जहाँ K क्या है, K नियतांक है। ठीक है, K क्या है, नियतांक है। K बराबर K क्या है, नियतांक है। तो K का मात्रक क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है K। और K के बराबर, K का मान क्या होता है, K बराबर होता है 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0 होता है K का मान होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/4πε0 होता है K का मान होता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है K/Q1/r²। K का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और K का मान क्या होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये देखो K का मात्रक कैसे आया, K का मात्रक यहाँ से निकाल सकते हो। अगर K बराबर यहाँ से अगर फॉर्मूला लिखें, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से K का फॉर्मूला निकाले तो K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K बराबर आएगा हमारा FR²। क्या हो जाएगा, FR² अपॉन में क्या हो जाएगा Q1 Q2, अपॉन में क्या हो जाएगा Q1 और Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो F का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और R² मतलब कि क्या है, दूरी है, बीच की दूरी, तो मीटर में नापेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर देखोगे ऊपर। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। तो देखो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो जो एप्साइल नॉट होता है, के का मान क्या होता है, 1/4πε0 होता है। जो एप्साइल नॉट होता है, इसका मान क्या होता है, तो एप्साइल नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर होता है। क्या होता है, फैरड प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर होता है एप्साइल नॉट का मान। एप्साइल नॉट का मान होता है। अब देखो एक हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है एप्साइल नॉट, एप्साइलन, केवल एप्साइल नॉट, एप्साइलन बराबर होता है एप्साइलन आर इंटू एप्साइल नॉट होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। कभी कभी डैड पूछ लेता है, क्या हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए, ठीक है, एप्साइल नॉट का मान बताइए। हवा या निर्वात के लिए एप्साइल नॉट का मान बताए, तो हवा या निर्वात के लिए जो एप्साइल नॉट क्या होता है, हवाई निर्वात के लिए एप्साइल नॉट क्या होता है, एक होता है। तो हवा का जो एप्साइल नॉट होता है वो क्या होता है, एक होता है। ठीक है, यानी कि नियतांक पूछ लेता है हवा का निर्वात, हवा या निर्वात में। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और ई आर का मतलब होता है हवा या निर्वात में, ई आर का मतलब होता है हवा या निर्वात में होता है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और ई नॉट का मतलब होता है हवा या निर्वात का परावैद्युतांक होता है। ई नॉट क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। ई नॉट क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो हवाई निर्वात का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो हवाई निर्वात का ई नॉट का मतलब क्या होता है, इसका मान देखो यही बात होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, फैरड प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो भाई ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। ई नॉट की वैल्यू इसमें क्या, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, अब ये नहीं पूछता Q1 Q2 पानी वाला स्पेल, अब ये चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायु में और द्विवैद्युतिक नियतांक, वायु में और द्विवैद्युतिक नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेश के बीच बल का अनुपात बताइए। ठीक है, वायु में और द्विवैद्युतिक नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेश के बीच के बल का अनुपात बताना है। ठीक, इसका मान हमको बताना है। ठीक है, तो देखो वायु में बोल रहा है, तो वायु में कितना होता है, 1 होता है वायु का मान। ठीक है, और द्विवैद्युतिक नियतांक का क्या दे रखा है, ये के दे रखा है, इसका 1 होता है वायु का, और इसका जो दूसरा नियतांक उसका तो क्या दे रखा है, परावैद्युतांक, उसका हमारा दे रखा है के दे रखा है। क्या दे रखा है, के दे रखा है। लगा तो फॉर्मूला, यानी कि बलों का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, दोनों आवेशों के बीच बल का अनुपात पूछा है। तो F1 और F2 मान लो है, दो बल हमने लगे, F1 अनुपात F1 अनुपात F2। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, यानी Q1 Q2 अपॉन में R², K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R², ये फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, तो K को क्या ले सकते हैं, K को होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन में R², Q1 Q2 अपॉन में R², तो वही देखो लिखा है
तो ऊपर क्या लिखा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और 1/4πε0, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, ठीक है। एक इसलिए हो जाएगा क्योंकि y का नियतांक, y का मान कितना होता है, y का मान हमारा 1 होता है, y का कितना होता है 1 होता है, इसलिए नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या है, ये तो F1 हो गया हमारा, F1 के बारे में। F2 के बारे में देख लेते हैं। F2 के बारे में क्या होता है 1/4 अपॉन में इंटू क्या हो जाएगा k हो जाएगा, क्योंकि इसका नियतांक क्या दे रखा है, k दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका मान k हो जाएगा, ठीक है। और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो ये हमारा 4/ε0 से 4/ε0 कट गया, ठीक है। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, केवल k बचा है, यानी कि F1 अनुपात F2 बराबर क्या है, 1/1 में k बचा है, ये बचा है। k कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा k/1 हो जाएगा आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा k/1 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखो कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसे पूछता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद कांच की छड़ क्या हो जाएगी और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, इस तरह से पूछता है, ठीक है। तो देखो कांच की जो छड़ है, तो कांच की जो छड़ है उसको रेशम के कपड़े से अगर रगड़ोगे, रेशम के कपड़ा या सिल्क, रेशम का कपड़ा या सिल्क से रगड़ोगे, जो कांच की छड़ होती है हमारी क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। जो कांच की छड़ होती है पॉजिटिव हो जाती है और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाती है। रेशम का कपड़ा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये क्या, ये कब की कंडीशन है, रगड़ने के बाद की कंडीशन है। कब की कंडीशन है, रगड़ने के बाद की कंडीशन है, यानी कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों को रगड़ दिया उसके बाद की कंडीशन है कि कांच की जो छड़ है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और रेशम का कपड़ा जो है हमारा नेगेटिव, रेशम का कपड़ा या सिल्क हमारा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। तो वही लिखा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ होता है तो कांच की जो छड़ होती है, कांच की जो छड़ होती है वो क्या हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का जो कपड़ा है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित होती है, ठीक है। रेशम का टुकड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। लेकिन रगड़ने के पहले की कंडीशन क्या थी पता है, देखो रगड़ने की पहले कंडीशन क्या होती, देखो ये हमारा कांच था और ये हमारा क्या था, कपड़ा था, रेशम कपड़ा। तो रगड़ने के पहले इसके पास नेगेटिव आयन थे, इसके पास क्या थे, नेगेटिव आयन थे, उसके पास क्या थे, पॉजिटिव आयन थे। ये रगड़ने की पहली कंडीशन है। अब इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, जब इन दोनों को आपस में रगड़ दिया तो इसके नेगेटिव आयन कहाँ चले गए, कपड़े के पास, इसके पॉजिटिव आयन क्या चले गए, कांच के पास। तो हमारा कांच क्या हो जाता है, तब हमारा धनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, नेगेटिव आयन ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। तो रगड़ने की बाद की कंडीशन आते हैं, रगड़ने के बाद कांच की छड़ हमारा पॉजिटिव और रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो जाता है, और रगड़ने के पहले कांच हमारा नेगेटिव होता है और कपड़ा हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये कुछ क्वेश्चन पूछा है जो हमने लिखे हैं एक जगह, ठीक है। इसी प्रकार से इसी में एक बस केवल पूछ लेता है। तो ये रगड़ने के बाद की कंडीशन लिखिए, किसके बाद लिखिए, रगड़ने के बाद की कंडीशन, रगड़ने के बाद की कंडीशन लिखिए ये, ठीक है। रगड़ने के बाद की कंडीशन लिखिए। तो क्या है, धनावेश और क्या है, ऋणावेश, धनावेश है और ऋणावेश है। तो धनावेश और ऋणावेश, तो कांच की छड़, अगर कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लेता है, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लेता है, तो रगड़ने के बाद कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है और कपड़ा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो केवल कांच की छड़ है, केवल कांच की छड़ है, बस याद रखो कांच की जो छड़ है यही केवल धनावेशित होती है, बाकी जितनी छड़ होती है, एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक एबोनाइट या एस्बेस्टस की छड़, तो ये सारी हमारी नेगेटिव होती है। बस इतना याद रखो, ट्रिक है एक तरह से। केवल कांच की छड़ हमारी पॉजिटिव होती है, बाकी सारी छड़ें हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। बाकी सारी छड़ें क्या होती है, हमारी नेगेटिव होती है। देखो एबोनाइट की छड़ ये भी नेगेटिव होगी रगड़ने के बाद, प्लास्टिक की छड़, एबोनाइट की छड़ या एस्बेस्टस की छड़, ये सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है रगड़ने के बाद, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि बिजली की खाल और एबोनाइट की छड़ बोल देगा, बिजली की खाल और एबोनाइट की छड़ बोल देगा। तो केवल छड़ एक याद रखनी, कांच की छड़ जो होती है वो हमारी रगड़ने पर धनावेशित हो जाती है, बाकी सारी छड़ें हमारी क्या होती है, ऋणावेशित होती है रगड़ने पर। तो कभी कभी एग्जाम्पल दे देगा, बिजली की खाल और एबोनेट की छड़ को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के बाद बिजली की खाल क्या हो जाएगी, तो बिजली की खाल धनावेशित हो जाएगी और एबोनेट की छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कभी कभी पूछ ले कह ऊनी वस्त्र और प्लास्टिक को आपस में रगड़ा जाता है, तो ऊनी वस्त्र हमारी धनावेशित हो जाती है और प्लास्टिक की छड़ क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हें नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या होता है, गॉस का नियम पूछने लगा है, किसका नियम पूछने, गॉस का नियम पूछने लगा था। तो गॉस का नियम क्या होता है, सबसे पहली बात तो गॉस का जो नियम होता है,
ठीक है। जो गॉस का नियम होता है हमारा किसके बारे में बताता है? विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है। तो गॉस का जो नियम होता है, ठीक है, गॉस का जो रूल होता है वो हमारा विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है। तो गॉस का जो नियम होता है वो किसके बारे में बताता है? गॉस का जो नियम होता है वो हमारा विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है। तो गॉस का नियम ई बराबर क्या होता है? रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। तो गॉस का नियम किसके बारे में बताता है? पहली बात तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है। किसके बताता है? विद्युत क्षेत्र के बारे में गॉस का नियम बताता है। ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है? गॉस का नियम ई बराबर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, इसलिए हमारा ई आया यहाँ पे। तो ई बराबर होता है रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर करते रो अपॉन में, ई बराबर होता है रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। रो क्या होता है? ठीक है। रो क्या होता है? रो हमारा होता है आवेश घनत्व। रो क्या होता है? आवेश घनत्व होता है। ठीक है। तो रो क्या होता है हमारा? रो होता है हमारा आवेश घनत्व होता है। तो रो क्या होता है? रो हमारा होता है आवेश घनत्व होता है। ठीक है। रो क्या होता है? आवेश घनत्व होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है परावैद्युतांक या विद्युतशीलता। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परावैद्युतांक या विद्युतशीलता होता है। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है परावैद्युतांक या विद्युतशीलता होता है। पढ़ चुके हो पीछे भी अभी। अब देखो गॉस का नियम जो होता है विद्युत क्षेत्र के लिए क्या है? क्वेश्चन है। तो गॉस का जो नियम है वो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या है, मतलब किसके किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में कैसे क्या बताता है? तो देखो कह रहा है कि जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। यानी कि आवेश के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश के वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जो विद्युत आवेश, जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्मित संपूर्ण फ्लक्स पृष्ठ से आवेश घनत्व एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। वही चीज लिखा है। ठीक है। क्या लिखा है? कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद। बंद पृष्ठ से निगमित संपूर्ण फ्लक्स, निगमित संपूर्ण फ्लक्स जो होता है, निगमित संपूर्ण फ्लक्स पृष्ठ से आवेश घनत्व, तो देखो रो क्या है? आवेश घनत्व एवं निर्वात की चुंबकशीलता एवं चुंबकशीलता। ठीक है। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है? हमारा गॉस का नियम कहलाता है। ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला रखो, इसी बेस पे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। बस इस पर फॉर्मूला रखो, ई बराबर रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। रो क्या होता है? आवेश घनत्व होता है। और एप्सिलॉन नॉट का परावर्तक या विद्युतशीलता होता है। तो कभी कभी पूछ लेगा गॉस का नियम क्या होता है? तो आवेश घनत्व और परावैद्युतांक के अनुपात को ही गॉस का नियम बोला जाता है। ठीक है। चलो अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चीज़ पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि आवेश घनत्व जो होता है, यानी जो रो होता है, आवेश घनत्व ये किस पे डिपेंड करता है? जो रो होता है यानी आवेश घनत्व यानी कि जो रो होता है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा? तो सबसे पहली बात तो ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है। जो आवेश घनत्व होता है, जो आवेश घनत्व होता है किसके लिए होता है? हमारा पॉइंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। आवेश घनत्व किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। जैसे बल्ब हो गया, पॉइंट चार्ज है बल्ब। ठीक है। एक तरह से बल्ब होता है, पॉइंट तरह का होता है, मतलब एक जगह, मतलब ऐसे फिलामेंट होता है, जलता रहता है, तो पॉइंट प्रकार का है। ठीक है। तो आवेश घनत्व किसके लिए लागू होता है? सबसे पहला पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, यानी कि बल्ब होगा इसका एग्जाम्पल। दूसरा क्या होता है? लाइन चार्ज के लिए होता है। किसके लिए होता है? लाइन चार्ज के लिए होता है। जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ट्यूबलाइट। तो दूसरा क्या हो गया? लाइन चार्ज हो गया, मतलब कि ट्यूबलाइट हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है। इसके बाद तीसरा किस पर डिपेंड करता है? चार्ज की अनंत सीट पर। चार्ज की अनंत सीट पर, जैसे फ्लैट लाइट हो गया। देखो फ्लैट लाइट क्या होता है? फ्लैट लाइट देखो क्या होता है? फ्लैट लाइट जैसे जो क्रिकेट वगैरह होता है, मैच वगैरह देखा होगा तुमने, जो क्रिकेट में मैच वगैरह होता है वो देखो रात में भी मैच होता है, तब भी अगर क्रिकेट देखो तो ऐसा लगता है दिन जैसी रोशनी होती है। ठीक है। तो जो क्रिकेट में जो ग्राउंड में जो लाइटें लगी होती हैं, बहुत हैवी लाइटें लगी होती हैं, वो हमारी फ्लैट लाइट होती है। इससे बहुत लंबी प्रकार की होती है, मतलब कि अनंत सीट, मतलब अनंत सीट का मतलब समझ रहे हो? मतलब बहुत लंबी सीट होती है, मतलब इसलिए इसको बोला गया अनंत सीट। तो उसी को बोला जाता है फ्लैट लाइट। क्या बोला जाता है? फ्लैट लाइट बोला जाता है। तो चार्ज की अनंत सीट और समान रूप से गोलाकार वस्तु पर लागू होता है। समान रूप से गोलाकार वस्तु या पिंड, गोलाकार वस्तु या पिंड पर लागू होता है। ठीक है। तो आवेश घनत्व किस किस के लिए लागू होता है? मतलब आवेश घनत्व जो होता है कहाँ कहाँ लागू होता है, मतलब कि आवेश घनत्व का जो नियम होता है वो कहाँ कहाँ लागू होता है? पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है,
लाइन चार्ज के लिए लागू होता है। लाइन मतलब कि लंबी सी लाइन होती है, जैसे ट्यूबलाइट होती है, लंबी लाइन है। बल्ब हमारा क्या पॉइंट है एक तरह से, ठीक है। इसके बाद चार्ज की अनंत सी ट्रेनिंग, जैसे फैटेलाइट के लिए भी नियम लागू होता है आवेश घनत्व का, ठीक है। और समान रूप से गोलाकार वस्तु पर लागू होता है या पिंड पर लागू होता है। इन चीज़ों पर हमारा आवेश घनत्व लागू होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कोई अगर आवेश है, कोई अगर आवेश है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है हमारा देखो ऐसे गोला है ये और एक ये है, ठीक है। तो क्या है देखो पहले तो लाइन पढ़ लो क्या लिखा है। यदि आवेश बंद पृष्ठ के भीतर की तरफ जाने वाला है, यदि आवेश बंद पृष्ठ की भीतर की तरफ जाने वाला है तो वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अगर बाहर की तरफ निकलने वाला है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। ऋणात्मक और धनात्मक होता है। किस तरह से होता है जरा देखो क्या चीज़ होती है। जैसे मान लो ये गोला है, एक ये गोला है, दो गोले हमारे, ठीक। एक ये गोला है और दूसरा ये गोला है। अब जैसे मान लो ये आवेश है हमारा क्या है, आवेश है। अगर ये आवेश हमारा इस तरह से मतलब अंदर जा रहा है, इस तरह से अंदर जा रहा है, और एक हमारा आवेश बाहर निकल रहा है इस तरह से, ठीक है। इन दोनों में बातों में अंतर है। अगर आवेश अंदर जा रहा है इसका मतलब क्या है, निगेटिव है। अगर आवेश बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक है। ये चीज़ कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसको डिनोट कर देते हैं, मतलब निगेटिव को डॉट से दिखा देते हैं। मतलब इस अगर कहीं से लिखा है तो इसका मतलब हमारा आवेश कहाँ जा रहा है, हमारा आवेश अंदर की ओर जा रहा है, इस तरह से अगर डॉट बना हुआ है, ठीक है। अगर कट्टम लगा हुआ इसका मतलब आवेश हमारा कहाँ जा रहा है, आवेश हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। ये मतलब सिंबल होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है भी। अब गॉस के नियम के अनुसार, ठीक है, फ्लक्स का मान प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। जो गॉस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स का जो मान होता है, ठीक है, फ्लक्स का मान जो होता है वो प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब होता है कौन सा पदार्थ तुमने लिया है, ठीक है, पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो गॉस का जो नियम है, गॉस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स का मान होता है, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स का मान जो होता है प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति तथा माध्यम पर, ठीक है। तो गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स का जो मान होता है वो प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। अब तो कभी कभी सदिश और अदिश राशियाँ पूछ लेता है, तो सदिश अदिश की डिफिनेशन तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब तो सदिश राशि में जैसे विद्युत क्षेत्र में सदिश राशि मतलब चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, ये सब हमारे किस में आते हैं, सदिश राशि में आते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, सदिश राशि में। अदिश राशि में देखो विद्युत धारा, देखो बड़ी कन्फ्यूजन होती है विद्युत धारा के प्रति, क्योंकि हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा मतलब इस दिशा में विद्युत धारा जा रही है, ठीक है, ऐसे करके। तो मतलब हम लोग को दिख रहा है कि दिशा जा रही है, लेकिन विद्युत ये दिशा के रूप मतलब दिशा इसमें होती है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो विद्युत धारा जो होती है हमारी अदिश राशि में आती है, किस में आती है, अदिश राशि में, तो इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। तो विद्युत धारा में कैसी राशि, अदिश राशि, ये बात याद रखना, ठीक है। विद्युत धारा अदिश राशि, विभव में अदिश राशि और धारा घनत्व भी क्या है, अदिश राशि है। तो विद्युत धारा हो गया, विभव हो गया, धारा घनत्व, ये हमारी अदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होती है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव, ये हमारी क्या है, सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है एफ फोर्स अपॉन में, ठीक है, आवेश, यानी कि बल बटे आवेश होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ई बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में आवेश यानी गुलाम। तो फोर्स का मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति गुलाम। इसका मात्रा न्यूटन प्रति गुलाम होता है, या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है इसका मात्रा। तो न्यूटन प्रति गुलाम या वोल्ट प्रति मीटर, टेस्ट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, न्यूटन प्रति गुलाम होती है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, दोनों मात्रक होते हैं इसके, ठीक है। चलो, तो आई क्लियर हो गई, सब चीज़ें नोट डाउन कर लेना। गॉस के नियम में के लिए फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले पे। और ये गॉस का नियम किसके बारे में बताता है, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद जो धारा घनत्व है वो किस पे लागू होता है, धारा घनत्व जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किसके लागू होता है, पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए, चार्ज के अनंत सीट के लिए, और समान रूप से गोलाकार वस्तु के लिए भी लागू होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है इसमें, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही है, जो अंदर जा रहा होगा वो हमारा नेगेटिव, जो बाहर निकल रहा होगा अभी वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सदिश और दिश राशियाँ देखनी है, ठीक है, कौन कौन सी होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता दिया हमने। बाकी इधर कांच के छड़ उसके बारे में बता दिया है। बाकी गुलाम के नियम बता दिया, और ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसके बाद बाकी तड़ी चालक के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। बाकी इसकी वैल्यूज़ भी याद रखनी है, सबकी जो बताई है लाइन से, ठीक है।
बाकी ये तुम्हें ये सोल्डरिंग के चैप्टर का वैसे ये तुम्हारा सोल्डरिंग चैप्टर का है वैसे, ठीक है। बाकी भी सोल्डरिंग चैप्टर भी पढ़ाएंगे हम, उसके बारे में बता रखा, ठीक है। चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो जैसे भी कोई भी नई चीज़ें हमको मिलती जाएंगी उसको नोट्स के रूप में ऐसे ही अपडेट्स कराते रहेंगे तुमको, अपने हिसाब से कॉपी में लिख लेना उसको, ठीक है। चलो बाय।